रीबर्थ ऑफ मैड किंग एपिसोड 9। विनाश लगातार कोको को किस कर रहा था। वो कोको को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। माहौल में एक अजीब सी गर्माहट और तनाव बढ़ गया था। कोको उसे खुद से दूर कर रही थी क्योंकि वो सिर्फ 18 साल की थी और पहली बार कोई उसे इतनी नजदीकी से छू रहा था जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। विनाश ने अपनी आंखें बंद करके उसके होठों को चूमना जारी रखा, जबकि उसका एक हाथ कोको की कमर पर था और धीरे धीरे उसकी थाइस पर चला गया। कोको ने हॉट पैंट पहने थे, इसलिए जब विनाश ने उसके शरीर को छुआ तो उसे लगा जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। एक कट उसकी रीढ़ से होता हुआ दिल तक उतर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो विनाश के सीने पर हाथ रखकर रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विनाश उसे अग्रेसिव तरीके से किस करता रहा। लगभग 5 मिनट बाद जब विनाश को महसूस हुआ कि कोको ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी, तब जाकर उसने उसे छोड़ा। कोको के कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। कोको ने अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ विनाश के गाल पर मारा और कहा, तुम गंदे हो। तुमने मेरे साथ गंदी हरकत की, जबकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। थप्पड़ के कारण विनाश का चेहरा एक तरफ झुक गया। कोको उसे लगातार खुद को उससे छिपाने की कोशिश कर रही थी और उसके उंगलियों के निशान विनाश के गालों पर साफ दिखाई दे रहे थे। विनाश अपने गाल को पकड़ते हुए अजीब ढंग से कोको को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। उसकी निगाहें अब भी कोको के नाजुक शरीर पर थीं, जिसे देखकर कोको जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगी। विनाश ने अपने बालों को पीछे किया और अपने होठों को अंगूठे से पोंछते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यू आर अ टेस्टी कुकी। कोको ये सुनकर गुस्से से उसकी ओर देखने लगी, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। विनाश उसे किसी साइको की तरह देख रहा था। वो तुरंत वहां से भाग गई। उसके जाते ही विनाश ने अपने सीने पर हाथ रखा, जहां कोको का स्पर्श अब भी महसूस हो रहा था, और वो डरावनी हंसी हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं और चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उधर कोको अपने कमरे में जाकर बेड के नीचे बैठकर रोने लगी। उसका वुल्फ यानी जानू उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ गया। कोको को रोते देख वह उसके इर्द गिर्द घूमने लगा और उसके पैरों पर अपना सिर सहलाने लगा। कोको ने रोते रोते उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, जानू, वो आदमी बहुत गंदा है। उसने मुझे बहुत अजीब तरीके से छुआ और मुझे किस किया। क्या तुम जानते हो इस तरह के गंदे लोग क्या करते हैं? मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अपने डैडी के पास जाना है। वो फिर से रोने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आदमी अंदर आया। उसने एक बैग टेबल पर रखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैडम, वी का ऑर्डर है कि आप जल्दी से ये कपड़े पहनकर बाहर आइए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहते ही वो आदमी चला गया। कोको और ज्यादा डर गई। उसने जानू से कहा, मुझे यहाँ से निकलना है। मैं यहाँ क्यों आए? मुझे लगा था वो अच्छा इंसान है, पर वो बहुत बुरा है। अगर उसने फिर कुछ गलत किया तो मुझसे सहन नहीं होगा। शौर्य उससे कहीं बेहतर है। जानू उसकी गोद में चुपचाप लेटा हुआ था और उसकी हालत देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगा, जैसे उसे शांत करने की कोशिश कर रहा हो। कोको की आंखों में आंसू थे और वह रोने लगी। ये देखकर जानू को गुस्सा आने लगा। अपनी पूंछ हिलाते हुए वो कमरे से बाहर निकलकर बगल के कमरे में चला गया, जहां विनाश एक ठंडे और इमोशनलेस चेहरे के साथ बैठा था। जानू ने गुस्से में अपने पंजे ऊंचे किए और पूंछ हिलाने लगा। ये देखकर विनाश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पास में रखी शराब की बोतल उठाकर जानू की ओर फेंकी, जिससे जानू डरकर एक कोने में सिमट गया। विनाश ठंडे स्वर में बोला, क्या तुम मुझे डराने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गोली मार दूं? ये कहते हुए उसने पास में रखी बंदूक उठाई। जानू ये देखकर पूंछ हिलाकर कांपने लगा। विनाश जान गया था कि यह कोई ऑर्डिनरी वुल्फ का बच्चा नहीं था, बल्कि ट्रेन था और इंसानी बातों को समझता था। जानू की हालत खराब हो गई और वो दौड़ता हुआ जाकर कोको के पीछे छिप गया। ये देखकर विनाश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद ध्वंस और विनाश बाहर खड़े थे। अविका गाड़ी में बैठी थी। वो घबराई थी। ध्वंस अपने लंबे बालों में हाथ फेरते हुए अपने लाइटर से खेलते हुए सर्द आवाज में बोला, मिशन पर ध्यान दो। भले ही खतरा चारों ओर हो, लेकिन सब कुछ अभी भी हमारे कंट्रोल में है। जानवी को कुछ पता नहीं चलने देना। वो भले ही बेवकूफ है, लेकिन हमारे खेल को बिगाड़ने की हिम्मत रखती है। वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में तुम डार्क वर्ल्ड के असली किंग हो। उनका ध्यान मुझ पर नहीं होगा, और इसका फायदा उठाकर मैं अपने मिशन को अंजाम दूंगा।
हम एयरपोर्ट पर मिलेंगे। इतना कहकर उसने विनाश के कंधे पर हाथ रखा। विनाश की नज़र जानू पर थी, जो इधर उधर घूम रहा था। ये देखकर ध्वंस ने जानू की पूंछ पकड़कर उसे अविका की गोद में फेंक दिया। विनाश ठंडी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम हमारी सौतन को लेकर जा रहे हो? ये सुनकर ध्वंस और विनाश दोनों ही जानू को देखने लगे, जो अब अविका की गोद में खेल रहा था। दोनों अजीब तरह से मुस्कुराए, क्योंकि उनका मन कर रहा था कि इस जानू को कहीं फेंक दें। कुछ देर बाद ध्वंस वहां से चला गया। कोको जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन विनाश के डर के कारण वो तैयार हो गई थी। कुछ देर बाद विनाश उसे एक बार में ले गया, जहां लोग डांस कर रहे थे, सिगरेट और शराब पी रहे थे और खुलेआम ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। विनाश ने अपने होठों के बीच सिगरेट दबाई हुई थी और उसकी पैंट में लगी बेल्ट में एक गन खोंसी हुई थी। उसका लुक पूरी तरह से दबंगई से भरा था। कोको उसके पीछे थी। उसने एक शर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी थाइस तक थी। वो वहां के माहौल से घबराई हुई थी। बार में मौजूद लोग विनाश को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कोको को देखकर हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी एक आदमी आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए बोला, किंग, आखिर तुम्हें भी कोई मिल ही गई। क्या हम थोड़ा मजा नहीं ले सकते? ये कहकर उसने कोको को आंख मारी, जिससे वो डरकर विनाश की शर्ट पकड़ने लगी। विनाश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एक सोफे पर बैठा और कोको को अपनी गोद में खींचते हुए ठंडे स्वर में बोला, क्या तुम मेरी चीज पर नजर डाल रहे हो? उसकी आवाज जितनी धीमी थी, उतनी ही डरावनी थी। वह आदमी डरकर बोला, बिल्कुल भी नहीं। कौन आपकी चीज पर नजर डाल सकता है? मैं तो बस कह रहा था कि वो बहुत खूबसूरत है। विनाश उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, काम की बात करो। बार के लोग चुपचाप विनाश की ओर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि विनाश की एक गलती से वे सभी उसे मार डालेंगे, लेकिन विनाश बिना किसी डर के चुपचाप बैठा था। तभी सामने बैठे आदमी ने विनाश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, किंग, मैंने सुना है कि आपकी मां को मिस्टर स्मिथ ने किडनैप किया है। मेरे उनके साथ डीप रिलेशनशिप्स है। मैं तुरंत पता कर सकता हूं कि उन्होंने आपकी मां को कहां रखा है। आप मुझे इस लड़की को एक रात के लिए दे दें, और बदले में मैं आपकी मां का पता बता दूंगा। ये सुनकर विनाश अजीब ढंग से मुस्कुराया। उसने अपने दोनों हाथ पीछे सिर पर रखे और आराम से बैठा। कोको ने विनाश की ओर उम्मीद से देखा कि वो कुछ गलत नहीं करेगा। तभी विनाश कोको को देखकर आराम से बोला, ठीक है, ले जाओ। ये सुनकर कोको का दिल टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। वो आदमी खुश हो गया, लेकिन विनाश की आंखों में कुछ अजीब सी हरकत को वह समझ नहीं पाया। विनाश सामने बैठे इंसान को मुस्कुराते हुए देख रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जो किसी ने नहीं नोटिस किया। कोको डरते हुए बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? विनाश ने उसके गालों पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए मिस्टीरियस वे से कहा, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तुम खुद चलकर मेरे पास आए हो, इसलिए लिटिल कुकी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहते हुए उसके हाथ उसके गालों से सहलाकर कोको के होठों पर चले गए। उसने बेदर्दी से उसके होठों को मसलते हुए उसकी कमर पर पकड़ मजबूत कर दी। सामने वाला इंसान कोको के कंधे पर हाथ रखने ही वाला था कि अचानक उसके माथे में गोली लग गई। वो आदमी वहीं पर गिर गया और मर गया। उसके लोग तुरंत अलर्ट हो गए और विनाश की तरफ अपने हथियार तान दिए। उनमें से एक ने गुस्से से कहा, भले ही तुम किंग हो, पर तुमने हमारे बॉस को मारकर अच्छा नहीं किया। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? विनाश ने गर्दन को टेढ़ा करते हुए उस आदमी को देखा, फिर आराम से बैठकर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता, मैं किंग हूं? उसकी आवाज में एक अलग ही घमंड झलक रहा था। कोको घबरा गई। उसने उसके कंधे पर पकड़ बनाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? हम मुसीबत में फंस चुके हैं। तुम्हें मरना था तो तुम अकेले क्यों आए? मुझे क्यों लेकर आए हो? मैंने तो अभी बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया। लाउडली क्राइंग। विनाश ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा और फिर उसके होठों को देखने लगा। कोको जल्दी से अपने होठों को छिपा लेती है और उसे गुस्से से देखने लगती है। विनाश उसके थाई को सहलाते हुए मैग्नेटिक आवाज में बोला, लिटिल कुकी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। अगर मैं मारूंगा तो तुम्हें हमेशा अपने साथ लेकर मारूंगा, वरना तुम मेरे मरने के बाद किसी गैर मर्द को अपनी जिंदगी में लाओगी तो मेरी आत्मा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कोको इस जवाब से पूरी तरह हैरान थी, लेकिन विनाश शांत हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन कोको के दिल में एक अलग सा डर भर गया था। उसके नजरों में विनाश अब किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। तभी
उनके ऊपर फायरिंग करने के लिए। जो आदमी मरा था उसके लोग तैयार थे, पर अचानक कोई उन पर फायरिंग कर देता है और वे सभी एक साथ मर जाते हैं। फायरिंग किसने की ये पता लगाना बहुत मुश्किल था और बार में कई लोग डर चुके थे। तभी मिस्टर स्मिथ वहां आए। उन्होंने जैसे ही विनाश की गोद में कोको को देखा, उनकी आंखें चमक गईं। वो गुस्से से बोले, तो तुम यहां पर हो, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब मैं इस लड़की को मार डालूंगा, उसके बाद तुम्हें मेरी दूसरी बेटी से शादी करनी होगी। इतना कहते ही उन्होंने अपने बगल में देखा तो एक लड़की एटीट्यूड से चलकर आई। उसने रेड कलर की शर्ट ड्रेस पहनी थी जिसका डीप गला था और उसका आगे का हिस्सा ज्यादातर रिवील हो रहा था। उसने भरपूर मेकअप किया था और आसपास के लोग उसे देख रहे थे, लेकिन विनाश ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली, क्योंकि उसे ऐसी लड़कियां नहीं पसंद थी जो बॉडी का शो ऑफ करे। उसकी नजरों में जो भी उसकी बीवी बनेगा, उसकी बॉडी सिर्फ वो देख सकता था, न कि कोई और। विनाश का काम था मिस्टर स्मिथ और उनके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना ताकि ध्वंस अलीशा को लेकर निकल सके, और वो के काम कर भी रहा था। विनाश ने अपने होठों के बीच एक सीक्रेट फंसाते हुए एटीट्यूड के साथ मिस्टर स्मिथ को देखते हुए ठंडे भाव से कहा, तो तुम्हारी इस बेटी में ऐसा क्या है कि मैं इससे शादी करूं? क्या तुम भूल गए हो मैं कौन हूं? मिस्टर स्मिथ कुछ कहते इससे पहले ही विनाश मुस्कुराते हुए आगे बोला, मुझे लगता है मिस्टर स्मिथ अब आप बूढ़े हो चुके हैं, तभी तो आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है। मिस्टर स्मिथ ने गुस्से में कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे उकसाने की हिम्मत कर रहे हो? मैं अभी और इसी वक्त इस लड़की को जान से मार डालूंगा। विनाश हंसने लगा। फिर उसने अपने होठों के बीच से सीक्रेट निकालते हुए कोको पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो अपने बाकी लोगों को भी बुलाओ, इतने लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुनते ही मिस्टर स्मिथ आग बबूला हो गया। उन्होंने तुरंत फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए ऑर्डर दिया, अभी और इसी वक्त अपने सभी आदमियों से बोलो बार में आए, और हाँ, विला पर नजर रखना ताकि कोई भी यहां ना आ पाए। मगर मिस्टर स्मिथ ने यह नहीं सोचा था कि यही तो विनाश और ध्वंस का प्लान था। विला में ध्वंस नहीं था, और यह बात मिस्टर स्मिथ के लोगों को नहीं पता थी। वे लोग विला में जाकर बाहर से ही नजर रखने लगे और बाकी लोग बार के अंदर आ गए। दूसरी तरफ ध्वंस अविका को अपने शैडो कमांडो के साथ पहले ही एयरपोर्ट भेज चुका था। उसने अपना भेष पूरी तरीके से बदल लिया था। वो इस समय एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा था जो बन रही थी। वहां कई लोग उस बिल्डिंग को बना रहे थे। सभी के कपड़े बेहद गंदे थे। ध्वंस ने उनके जैसे कपड़े पहने थे, उसका चेहरा झुका था और उसके लंबे बाल उसके चेहरे के कुछ हिस्सों को छिपा रहे थे। उसने पीले रंग की टोपी पहनी थी और एक हाथ को पॉकेट में डाले वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। उसकी हर एक चाल में एक अलग ही एटीट्यूड था, और उसका दबंगई भरा एटीट्यूड देखकर कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। आसपास के लोगों की नज़र उस पर थी। एक आदमी ने उसे रोकते हुए ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, क्या तुम वही हो जिसे हमारे बॉस ने रखा है? तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता तुम थोड़े अजीब हो? ध्वंस के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए सिगरेट को निकालते हुए अपने कैप को थोड़ा ऊपर किया और डायरेक्ट अपनी नीली आंखों से उस आदमी की आंखों में देखकर शैतानी अंदाज में कहा, मैं नया हूं। उसने बस इतना ही कहा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि किसे देखते ही वह आदमी हिप्नोटाइज हो गया। ध्वंस ने उसे कुछ इशारा करते हुए मुस्कुराया और वह आदमी एकदम से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए रोबोटिक आवाज में बोला, अंदर जाओ, तुम्हें ही हमारे बॉस ने भेजा है। ध्वंस उस आदमी का आईडी कार्ड ले लेता है। उसने तुरंत फोटो चेंज कर दिया और अंदर चला गया। किसी ने भी उसकी इस हरकत का ध्यान नहीं दिया। उसके लंबे बाल हवा के कारण कंधे को छूते हुए लहरा रहे थे। उसकी नीली आंखें आसपास लगे कैमरों को देख रही थी। ध्वंस ने अपना चेहरा अभी भी छुपाया हुआ था और टोपी को थोड़ा सा नीचे किया हुआ था। उसके केवल लंबे बाल ही ठीक दिख रहे थे, मगर उसका चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। उसके हाथ में जो सिगरेट थी वह भी लगभग जल चुकी थी। उसने सिगरेट को मसलते हुए फेंक दिया। ध्वंस 5वें फ्लोर पर पहुंच चुका था जहां दीवार बन रही थी। वो अपने गार्डन में हाथ फेरते हुए अपना सिर ऊपर उठाता है और अपनी नीली आंखों से चारों ओर देखने लगता है। भले ही वो बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन वहां कैमरे लगे हुए थे क्योंकि यह स्मिथ की जगह थी और यहां कुछ गलत काम भी होते थे। ध्वंस हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहा था। फिर वो 6ठे फ्लोर पर आ गया क्योंकि बाकी के फ्लोर वो पहले ही चेक कर चुका था। 10वें फ्लोर को चेक करने के बाद जैसे ही वो वहां से जाने लगा,
अचानक उसके कदम ठिठक गए। एक दीवार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे जल्दबाजी में बनाया गया हो, क्योंकि ईंटों के बीच जो मसाले भरे गए थे वे बहुत ही ढीले और कमजोर थे। ध्वंस अपनी आंखें छोटी करके ऐसे देख रहा था जैसे वो दीवार के उस पार भी देख पा रहा हो। अचानक उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई और वह धीरे से बुदबुदाया, इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद वह आसपास कैमरों को ढूंढने लगा। वहां पर 2 कैमरे लगे हुए थे। ये देखकर ध्वंस एक पिलर के पीछे छिप गया। जो भी कैमरे से उसे देख रहा होगा उसे ऐसा लगा जैसे ध्वंस जा चुका है। इस कैमरे पर मिस्टर स्मिथ या उनके गार्ड ही नजर रखते थे, पर मिस्टर स्मिथ ने अपने गार्डों को पहले ही बुला लिया था, इसलिए जितने भी गार्ड कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद थे वे सब लोग जा चुके थे। अब वहां केवल मजदूर थे जो काम कर रहे थे। बहुत ही चालाकी से ध्वंस ने अपनी घड़ी से एक ब्लेड निकाला। ये ब्लेड बहुत ही शार्प और अजीब डिजाइन का था। उसने एक ब्लेड को अपने होठों के बीच फंसा लिया और दूसरे ब्लेड को बहुत ही स्टाइल से फेंका, जो सीधे कैमरे के बीच में जाकर लगा। उसने दूसरे कैमरे को भी इसी तरह खराब कर दिया। उसी समय कुछ मजदूर वहां आ गए। उनके हाथ में प्लास्टर का सामान था। ध्वंस को देखते ही एक ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या तुम इस दीवार को प्लास्टर करने आए हो? ये लो, इसे सही से करना, तब तक मैं नीचे का काम देख कर आता हूं। ध्वंस ने अपनी टोपी को थोड़ा और नीचे कर लिया और बस अपना सिर हिला दिया। उनके जाते ही ध्वंस की पर्सनैलिटी एकदम बदल गई। वो दीवार के पास जाकर उसे जोरदार किक मारता है। उसकी किक इतनी जबरदस्त थी कि दीवार गिरने लगी। अंदर का नजारा देखकर ध्वंस की आंखें छोटी हो गईं। अंदर अलीशा बंधी हुई थी। वह बेहोशी की हालत में थी। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ था और हाथ पैर बंधे हुए थे। उसकी हालत थोड़ी खराब लग रही थी। ध्वंस के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। उसने अपनी घड़ी में समय देखा तो उसके पास केवल 1 मिनट बचा था। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर आया जो केवल आसपास चक्कर लगा रहा था। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही ध्वंस अलीशा के हाथ पैर खोलने लगा। वहीं दूसरी तरफ विनाश के ऊपर कई लोग बंदूक ताने खड़े थे। विनाश ने कोको को अपने पीछे कर लिया। अचानक वहां फायरिंग शुरू हो गई। कोको अपने कानों पर हाथ रखकर सोफे के नीचे छिप गई, जबकि विनाश अपने शैतानी अंदाज में उन लोगों से लड़ रहा था। मिस्टर स्मिथ की नजर कोको पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगे। कोको को लड़ना आता था, मगर स्थिति ऐसी थी कि वो थोड़ा डर रही थी। मिस्टर स्मिथ गुस्से में बोले, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इतना कहकर वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगे। कोको अचानक उनके पैरों पर घुटने से मारकर भाग निकली। मिस्टर स्मिथ की बेटी तो पहले ही डरकर भाग चुकी थी, क्योंकि मिस्टर स्मिथ के ज्यादातर आदमी मर चुके थे। विनाश ने सभी को खत्म करने के बाद ठंडे भाव से कहा, ब्लास्ट। इतना कहते ही वो तुरंत वहां से निकल गया। मिस्टर स्मिथ की आंखें फटी रह गईं। घबराते हुए बोले, क्या वो इस जगह को उड़ाने वाला है? नहीं, यहां मेरे कई ड्रग्स और हथियार रखे हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो डरते हुए बाहर की तरफ भागने लगे। विनाश ने कोको को बाहर जाते हुए देख लिया और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। कोको को देखकर, जो तेजी से भाग रही थी, विनाश अजीब तरीके से मुस्कुराया और उसकी चीते जैसी रफ्तार से भागते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कोको एकदम से डर गई और घबराते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, देखो तुम मुझे जान से नहीं मार सकते। उसने इतना कहा ही था कि विनाश ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और तेजी से भागने लगा। कोको हैरान थी और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक विनाश के ऊपर फायरिंग शुरू हो गई, पर यह नहीं पता था कि वह कौन कर रहा था। मिस्टर स्मिथ अपनी बेटी के साथ डरकर एक कार के पीछे छिपे हुए थे। कोको अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्ला रही थी। विनाश तेजी से भागते हुए एक कार के ऊपर चढ़ गया। आसमान में एक हेलीकॉप्टर पहले से मौजूद था, जिसमें से एक रस्सी लटकी हुई थी। विनाश ने उस रस्सी को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल हेलीकॉप्टर वहां से उड़ गया। अब विनाश और कोको काफी ऊंचाई पर आ चुके थे। कोको ने डरकर अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। तभी विनाश ने अचानक उसे थोड़ा ढीला पकड़ लिया। कोको डरते हुए उसे कसकर पकड़ते हुए चिल्लाई, नहीं, मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर विनाश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। कोको ने जैसे ही नीचे देखा, उसकी हालत खराब हो गई क्योंकि वे बहुत ऊंचाई पर थे। फिर जब उसने ऊपर देखा तो उसे हेलीकॉप्टर नजर आया। वो कांपते हुए बोली, प्लीज रस्सी मत छोड़ना, हम दोनों मर जाएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है।
विनाश उसकी ओर देखते हुए अपने होठों को हल्के से चबाते हुए बोला, डर दूर करने के लिए तुम मुझे किस कर सकती हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विनाश के कान में एक ब्लूटूथ लगा था, जिससे दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति उसकी बातें सुन सकता था। वह भी हेलीकॉप्टर पर ही था और अलीशा को पकड़े हुए था। उसके होठों पर भी एक शैतानी मुस्कान थी। कोको का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे सिर्फ अपनी जान बचानी थी, इसलिए उसने विनाश को तुरंत किस कर लिया। विनाश को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी मान जाएगी। कुछ ही देर में वे लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। ध्वंस का प्राइवेट जेट पहले से तैयार था। जैसे ही सभी लोग पहुंचे, वे तुरंत इंडिया के लिए निकल गए। इंडिया पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, मगर एक और खतरा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे एयरपोर्ट से बाहर निकले, रास्ते में उनकी कार पर हमला हो गया। अविका डर के मारे सीधा ध्वंस की गोद में बैठ गई थी। अविका घबराते हुए बोली, स्वामी भयंकर युद्ध। ध्वंस को लगा अभी तक सब नॉर्मल था, लेकिन अविका जिस तरह से बोल रही थी, ऐसे में कोई भी डर जाए। ध्वंस ने अपनी गहरी नीली आंखों से विंडो के बाहर देखा तो उसे अपनी कार के बराबर ही चलती हुई एक कार दिखाई दी, जो उनकी कार पर फायरिंग कर रही थी। अविका डर के मारे उससे एकदम चिपक गई थी। ध्वंस काफी समय से अविका से दूर था, इसलिए उसका इस तरह करीब आना उसे बहुत पसंद आ रहा था। उसने कसकर अविका की कमर पकड़कर उसे और भी ज्यादा करीब कर लिया। अविका डरी हुई थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि कैसे ध्वंस उसका फायदा उठा रहा था। ध्वंस के हाथ धीरे धीरे अविका के टॉप के अंदर जाने लगे और उसके होंठ अविका की गर्दन पर चलने लगे। अविका घबराते हुए बोली, स्वामी भयंकर युद्ध। ध्वंस हंसते हुए बोला, यहाँ कोई महाभारत नहीं चल रही है जो तुम भयंकर युद्ध की बात कर रही हो। अगर कोई नॉर्मल इंसान तुम्हारी बातें सुन लेता तो शायद हार्ट अटैक से मर जाता। अब अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। उसकी धमकी सुनकर अविका ने जल्दी से मुंह बंद कर लिया। उनकी कार बुलेट प्रूफ थी, इसलिए गोली का असर नहीं हो रहा था, मगर फायरिंग की आवाज सुनकर अविका और भी ज्यादा डर रही थी। ध्वंस ने देखा कि अविका फिर से कुछ कहने वाली है, तो उसने उसके गालों को जोर से दबा दिया और उसके होठों को चूम लिया। अविका शॉक रह गई, उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गईं। ध्वंस ने उसे चूमते हुए अपने से और करीब कर दिया। विनाश ने अपनी घड़ी में समय देखा और फिर बाहर की ओर देखने लगा, जहां कई हेलीकॉप्टर आ रहे थे और उनमें बैठे लोग फायरिंग कर रहे थे। देखते ही देखते जिन लोगों ने ध्वंस और विनाश की कार पर हमला किया था, वे सब जलकर राख हो गए थे। कुछ देर में गो सूर्यवंशी महल पहुंच गए। जैसे ही वे बाहर निकले, अचानक एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। यह मिस्टर भास्कर थे, जो पहले से थोड़े पतले लग रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और कपड़े पहनने का तरीका भी बदल गया था। कोको जैसे ही उन्हें देखती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो दौड़ते हुए जाती है और एकदम से मिस्टर भास्कर के गले लग जाती है। कोको खुश होकर बोली, डैडी। मिस्टर भास्कर मुस्कुराते हुए उसे कसकर गले लगा लेते हैं। फिर उसे अलग करते हुए उसके बालों को सहलाकर बोले, डैडी तुम्हें लेने आए हैं। मैं तुम्हें पहले की तरह अमीरी जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। कोको रोते हुए बोली, जब तक आप साथ हैं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं आपके साथ कहीं भी रह लूंगी। पर कोको समझदार थी, उसे पता था कि भास्कर कॉरपोरेशन को बहुत नुकसान हुआ है। उसके डैडी कर्ज में डूबे थे और अपने खर्चों को चुकाने के लिए मिस्टर भास्कर ने लगभग अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी। उनकी नज़र ध्वंस और विनाश पर जाकर टिक गई। मिस्टर भास्कर ने अपने बगल में रखा सूटकेस उठाया और उसे ध्वंस के पास रखते हुए बोले, मिस्टर डी, मेरा जितना भी कर्ज था, मैंने वह चुका दिया है। मुझे उम्मीद है अब आप लोग मेरी बेटी को परेशान नहीं करेंगे। क्या मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? इसके बाद मिस्टर भास्कर ने कोको का हाथ पकड़ लिया। कोको भी उनका हाथ कसकर पकड़ लेती है और जाने लगती है, क्योंकि उसे भी अब अपने डैडी के साथ रहना था। ऊपर से उसे विनाश से डर लगने लगा था। उसने एक बार भी विनाश की तरफ नहीं देखा। ये देखकर विनाश की मुठियां कस गईं और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके सीने में कुछ महसूस हो रहा था। ध्वंस ने जब उसके रिएक्शन को देखा तो उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। इसके बाद वो कार में बैठी अविका की ओर देखने लगा, जो अभी तक बाहर नहीं आई थी। अविका ने विंडो से सिर बाहर निकाला और आंसू भरी आंखों से उसे देखा। ध्वंस ने अपने लंबे बालों में हाथ फेरा और फिर अपनी उंगलियों से अपने माथे को छूते हुए ठंडी आवाज में बोला, तुम्हें अभी तक कार का डोर खोलना नहीं आया? अविका रोते हुए बोली, स्वामी, दर्द हो रहा था। ध्वंस ने गुस्से से कहा,
एक 19 साल की लड़की को कार का दरवाजा खोलना क्यों नहीं आता? उसने अविका की कमर को पकड़कर उसे विंडो से बाहर खींच लिया और फिर महल के अंदर चला गया। विनाश अभी भी कोको को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में एक खालीपन था। जब कोको वहां से चली गई तो विनाश तब भी वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें झुकी हुई थी और अंधेरे के कारण उसके चेहरे के भाव दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास का तापमान बढ़ने लगा था। उधर ध्वंस जैसे ही अविका को लेकर अंदर पहुंचा, हाल के नजारे को देखकर उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखें आन्वी को देखते ही गहरी हो गईं। उसकी पकड़ अविका पर कस गई और उसके मुंह से अचानक निकला, मॉम। ध्वंस आन्वी को होश में और सही सलामत देखकर कैसा महसूस कर रहा था कि को बयां नहीं कर सकता था। आन्वी इस वक्त विध्वंस की शर्ट की स्लीव पकड़कर कुछ जिद कर रही थी और विध्वंस उसे मना कर रहा था, जिससे आन्वी रो रही थी। मगर किसी की आवाज सुनकर वह अचानक पलटकर पीछे देखती है तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। पर फिर वह अपनी जगह पर रुक गई। उसने एक नजर विध्वंस को देखा तो विध्वंस उसे ठंडे भाव से देख रहा था। आन्वी तुरंत जाकर ध्वंस के गले लग जाती है और रोते हुए बोली, अंश, देखो ना, शैतान हस्बैंड मेरी बात नहीं मान रहे हैं। ध्वंस को इसकी उम्मीद नहीं थी कि आन्वी उसे इस तरह गले लगा लेगी। ऊपर से जब आन्वी ने उसे अंश कहा तो अचानक उसके सिर में दर्द होने लगा, क्योंकि उसकी बचपन की यादें पूरी तरह उसके पास नहीं थीं। उसकी आंखों के सामने एक ऐसा ही सीन आता है जब एक औरत उसके पास आकर रोते हुए कह रही थी, अंश, शैतान हस्बैंड मुझे परेशान कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? ये याद आते ही उसकी आंखें लाल होने लगी। एक जानी पहचानी भावना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। विनाश भी इस वक्त अंदर आता है। उसने जैसे ही सामने का नजारा देखा, उसके कदम रुक गए। पहली बार उसे थोड़ी हैरानी महसूस हुई। उसके सीने में फिर से दर्द उठा, क्योंकि आन्वी ज्यादातर ध्वंस के आसपास रहती थी, उसके नहीं। उसे ये समझ नहीं आता था कि उसकी माँ उसे क्यों ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर शिकायत करना उसे पसंद नहीं था। उसने अपने हाथों को दबाया और सब कुछ नजरअंदाज करते हुए जाने लगा, पर अचानक किसी ने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया। ठंडी उंगलियों को महसूस करते ही विनाश के कदम रुक गए। एक अजीब सी भावना ने उसे भी घेर लिया। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा तो सामने आर्या खड़ी थी। आर्या बहुत खुश लग रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, पर विनाश ने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। ये देखकर आर्या को अच्छा नहीं लगा। उसने जल्दी से विनाश का हाथ पकड़कर खुश होकर कहा, विनाश। ये जानी पहचानी आवाज उसके कानों में चुभने लगी थी। उसे भी अपने बचपन के कुछ सीन याद आने लगे। पर जब उसके सिर में ज्यादा तेज दर्द होने लगा तो वो 2 कदम पीछे हटते हुए ठंडे भाव से बोला, आप कौन हैं? ये सुनते ही आर्या अपनी जगह पर जम गई। विनाश के इस तरह पीछे हटने से आर्या को अपने सीने में एक दर्द महसूस हुआ। वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और घबराते हुए कहती है, विनाश, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? क्या तुम सच में मुझे पहचान नहीं रहे? मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा मैं कौन हूं? इतना कहते ही आर्या अपनी आंखों में आंसू लिए हुए घबराते हुए कस के उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उम्मीद कर रही थी कि विनाश उसे पहचान लेगा और उसे मॉम कहेगा। लेकिन विनाश अभी भी आर्या को ऐसे देख रहा था जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो। उसकी आंखों में कोई भी इमोशन नहीं थे, मगर उसके दिल का एक कोना उसे बता रहा था कि आर्या उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्या के आंसू देखकर विनाश को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए और होठों को दबाकर कहा, क्या आप मुझे जानती हैं? लेकिन मैं आपको नहीं जानता। अगर आप मुझे जानती हैं तो आप मुझे बता सकती हैं कि आप कौन हैं? शायद मुझे कुछ याद आ जाए। विनाश अजनबियों से कभी इतने शब्दों में बात नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों उसने आर्या से इतने शब्दों में बात की। आर्या के आंसू अब और ज्यादा बहने लगे थे। उसका दर्द और भी बढ़ चुका था। वो इतने सालों से अपने बेटे से दूर थी, मगर अब जब विनाश उसे पहचानने से इनकार कर रहा था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वो पलटकर विनाशक की तरफ देखती है। आर्या रोते हुए कहती है, वो मुझे क्यों नहीं पहचान रहा? बोलो ना, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? विनाश मुझे क्यों नहीं पहचान रहा? विनाशक ने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि वह चाहता था कि विनाश खुद आगे बढ़कर सच्चाई का सामना करे। ध्वंस ये सब देखकर आनवी को खुद से दूर करता है। उसकी आंखों में शक नजर आ रहा था। उसने अन्वी के बालों में हाथ फेरा और शांत आवाज में बोला, मॉम, क्या मैं आपको पूरी तरह से याद हूं? अन्वी खुश होकर उसके आस्तीन को पकड़ लेती है और अपने सर को हिलाते हुए कहती है, हाँ, पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो?
तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। तुम इतने बड़े कैसे हो गए? तुम तो 3 साल के थे ना? इतना कहकर वो कंफ्यूजन में अपने बालों में खुजाने लगती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो पहले जैसी थी तो उसका बेटा इतना बड़ा कैसे हो गया, जबकि वो सिर्फ 3 साल का था। ध्वंस उसकी आंखों में कंफ्यूजन देखकर स्थिति को समझ जाता है। उसने विध्वंस की तरफ देखा, जो चुपचाप बैठा था। मगर तभी अन्वी को अचानक कुछ याद आता है और वह दोबारा परेशान होकर कहती है, अंश, शैतान हस्बैंड से बोलो ना कि मेरी बात मान जाए। मुझे झूला झूलने जाना है, और लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही मिल्क पी लिया है, इसलिए इतने लंबे हो गए हो। मुझे तुम्हारा एडमिशन भी करवाना होगा। मैंने सुबह सुबह ही आर्या से पूछा था। उसने कहा था कि बच्चे सबसे पहले किंडरगार्टन में जाते हैं। मैं तुम्हारा और विनाश का एडमिशन वहीं कर दूंगी, पर तुम दोनों कुछ ज्यादा ही लंबे हो। विनाश और ध्वंस अजीब नजरों से अन्वी को देखने लगते हैं। दोनों के दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या उनकी उम्र किंडरगार्टन जाने की है? विध्वंस अजीब तरीके से मुस्कुराया, जबकि ध्वंस परेशान होकर बोला, मॉम, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं किंडरगार्टन कैसे जा सकता हूँ? और क्या आपने अभी नहीं कहा था कि आपको सब कुछ याद आ गया है? अन्वी दोबारा कंफ्यूज होकर बोली, हाँ, मुझे याद आ गया है। तुम 3 साल के थे, हम शिमला में थे, फिर जोधपुर वापस आ गए। फिर मेरी और शैतान हस्बैंड की दोबारा शादी हुई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। शैतान हस्बैंड ने कहा था कि शादी के बाद मैं सो गई थी और अब उठी हूँ। पर मैं कितने वक्त तक सोई थी कि तुम इतने बड़े हो गए? या तुमने ज्यादा कॉम्प्लेन पिया है? तभी उसकी नजर अविका पर गई, जो चुपचाप खड़ी थी। अविका आनवी को जानती तो थी, मगर उसने उसे अच्छे से नहीं जाना था। उसने कसकर ध्वंस की आस्तीन पकड़ ली। अन्वी गोल गोल चक्कर लगाते हुए एक्साइटेड होकर बोली, क्या ये चाशनी है? अंश, क्या तुम अभी भी चाशनी के साथ रहते हो? चाशनी भी बड़ी हो गई। मैं तुम तीनों को किंडरगार्टन साथ में भेज सकती हूँ। तुम्हें तो चाशनी बहुत पसंद थी ना? तुम उसका बहुत ध्यान रखते थे। अविका, जो शांति से थी, ये सुनते ही उसकी पकड़ ध्वंस की आस्तीन पर कस गई। एक अजीब सी जलन उसके सीने में उठी। मगर ध्वंस इस सब को इग्नोर करते हुए विनाश को देख रहा था। जब वो खुद को रोक नहीं पाया, तो उसने अन्वी से पूछा, मॉम, ये औरत कौन है, और क्या आप विनाश से नहीं मिलेंगी? अन्वी का ध्यान अब आर्या और विनाश पर गया। आर्या को रोते हुए देख वो तुरंत विनाश के पास गई और उसकी आस्तीन पकड़ते हुए उसे डांटते हुए बोली, तुम मेरी आर्या को क्यों रुला रहे हो? तुम पहले ऐसे नहीं थे। कोई अपनी मॉम को इस तरह रुलाता है क्या? विनाश पहले मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ आर्या को देख रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्या को रोते देख उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। मगर जैसे ही उसने अन्वी के मुंह से मॉम शब्द सुना, वह हैरान रह गया। ध्वंस का भी यही हाल था, पर उसने इस वक्त कुछ नहीं कहा। विनाश ने पहले विध्वंस की तरफ देखा, फिर विनाशक की तरफ। हर कोई शांत खड़ा था, जबकि आर्या उम्मीद से विनाश को देख रही थी। आर्या ने कहा, विनाश, क्या तुम अब भी अपनी मॉम को पहचान नहीं पा रहे हो? तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं रुलाओगे, पर इस वक्त तुम मुझे रुला रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि उस हादसे के वक्त मैं कितनी घबरा गई थी? भले ही उस वक्त मेरी आंखें बंद हो रही थी, मगर मैंने देखा था कि कोई तुम्हें उठाकर ले जा रहा था। मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, पर मैं बचा नहीं पाए। विनाश, जो पहले अलीशा को अपनी मॉम मानता था, अचानक अन्वी के आ जाने से उलझन में था। वो अब अन्वी को अपनी मॉम मानने लगा था, लेकिन अब आर्या कह रही थी कि वो उसकी असली माँ है, इसलिए वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। वो एकदम से आर्या का हाथ झटकता है और रुखाई से कहता है, मुझसे दूर रहिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। पीछे मुड़ते ही उसकी आंखों में अजीब भाव नजर आने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया धोखेबाज हो गई है। उसकी मॉम डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि वो कौन है। इस वक्त वो किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता था। अंदर ही अंदर वो खुद से लड़ रहा था। उसने अपने इमोशंस को काबू में कर लिया, मगर तभी विनाशक गुस्से में बोला, विनाश, जो करना है करो, लेकिन तुम अपनी मॉम को इस तरह छोड़ नहीं सकते। विनाश बिना रुके तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी एक औरत की आवाज आई, विनाश, तुम सच से नहीं भाग सकते। याद है, तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी असली मॉम कौन है? आर्या ही तुम्हारी असली मॉम है। इस आवाज को सुनते ही सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां अलीशा खड़ी थी। उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान थे, मगर उसका ऑरा आज भी एक गैंगस्टर जैसा ही था। विनाश के कदम रुक गए और उसने पलटकर अलीशा को देखा। ध्वंस ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। ध्वंस अपने कमरे में बैठा था।
उसने कपड़े बदल लिए थे और इस वक्त खिड़की के पास कुर्सी डालकर बैठा हुआ था। उसका एक हाथ कुर्सी पर था और दूसरे हाथ की उंगली से वह अपने सिर को मसल रहा था, जैसे उसे सिर दर्द हो। तभी उसे अपने सिर पर किसी का कोमल स्पर्श महसूस हुआ। ये अविका थी, जो बहुत प्यार से उसकी सिर की मालिश कर रही थी। ध्वंस की आंखें बंद थीं, पर धीरे धीरे उसे आराम महसूस होने लगा। 10 मिनट बाद ध्वंस ने गहरी सांस लेते हुए अविका का हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने लाते हुए आंखें खोलीं। उसकी गहरी नजरों में कुछ राज थे। ध्वंस ने अविका की ओर देखा और नर्म आवाज में पूछा, तुम्हें कुछ पूछना है? इसके बाद उसने अविका की कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेट लिए। अविका के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। ध्वंस ने उसके गालों को सहलाते हुए फिर से सर्द आवाज में पूछा, बोलो, क्या बात है? अविका अपने होठों को काटते हुए उसकी शर्ट को पकड़ लेती है, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। ध्वंस तुरंत समझ गया और उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। ध्वंस ने उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए गंभीरता से कहा, मुझे याद नहीं है कि चाशनी कौन है, लेकिन अगर तुम्हें जानना है तो खुद जाकर मॉम से पूछ सकती हो। जितना मुझे याद है, तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने अपनी जिंदगी में शामिल किया है। ये सुनकर अविका ने राहत की सांस ली, जैसे उसके दिल से कोई भारी बोझ हट गया हो। इसके बाद अविका का मन फिर से सवालों से घिरने लगा और ध्वंस उसकी परेशानी समझते हुए सख्ती से बोला, मैं नहीं जानता कि चाशनी कौन है। अगर वो फ्यूचर में कभी सामने भी आती है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा, इसलिए तुम बेवजह अनसिक्योर्ड फील मत करो। ध्वंस उसकी सभी कंसर्न्स को पढ़ रहा था। अविका ने मासूमियत से उसकी ओर देखा और ध्वंस मुस्कुराते हुए झुककर बोला, अब भी कुछ पूछना है? वो और करीब आया, जिससे अविका का दिल तेजी से धड़कने लगा। ध्वंस ने शरारत भरी मुस्कान के साथ उसके गालों पर अपने होठ रखे और बोला, मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है और तुम्हारा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है। सोचो, जब कुछ करूंगा तब क्या होगा? अविका के गाल शर्म से लाल हो गए और वह झट से ध्वंस को गले लगा लेती है, लेकिन ध्वंस की आंखों में शरारत भरी चमक थी, जैसे ये प्यार से ज्यादा कोई साजिश हो। वही हाल में विध्वंस, आनवी, विनाशक और आर्या बैठे हुए थे। अलीशा भी वहां मौजूद थी। उसके शरीर पर लगी चोट की पट्टी कर दी गई थी। उसने जो कुछ भी सहा था या किया था, सब कुछ बता दिया था। माहौल बेहद गंभीर था, लेकिन विध्वंस अब भी आनवी के हाथों से खेल रहा था। आर्या के दिल में दर्द था। उसने निराश होकर कहा, अगर विनाश की जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करता। वो मुझे अपनी मां मानने से डर रहा होगा, क्योंकि जिस किसी पर उसने भरोसा किया, सभी ने उसे धोखा दिया। वो सोच रहा होगा कि अगर उसने मुझे मां मान लिया और मैं उसकी मां न निकली, तो क्या होगा? इतना कहने के बाद आर्या के होठों पर हल्की मुस्कान आई और आंखों में चमक लिए वो बोली, मैं उसे मना लूंगी। वो मुझे इग्नोर कर सकता है, पर मेरी देखभाल को नहीं। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कब तक मुझे अनदेखा करता है। आनवी को भी इस वक्त उदास होना चाहिए था, लेकिन हमेशा की तरह उसका दिमाग उल्टी ही दिशा में चल रहा था। उसकी नज़र अलीशा पर थी। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम्हारा पति कौन है? सभी की निगाहें अलीशा की तरफ मुड़ गईं, लेकिन अलीशा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वो फीकी मुस्कान के साथ बोली, पता नहीं। फिर वो उठ खड़ी हुई और बिना भाव से कहा, मुझे यहां से जाना चाहिए। इतना कहते ही वो चलने लगी। तभी विध्वंस अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने शर्ट के आस्तीन चढ़ाते हुए ठंडे लहजे में बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी शादी हर्षल से हुई है या हर्षद से, तुम्हें यही रहना होगा। इतना कहते हुए उसने आनवी को जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश की। विध्वंस उसे कमरे में ले गया और दरवाजा बंद करते हुए जलन भरे स्वर में बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा पूरा ध्यान अपने शैतान हस्बैंड पर होना चाहिए? पर तुम तो ध्वंस और अब अलीशा पर ध्यान दे रही हो। विध्वंस धीरे धीरे डरावनी अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। आनवी डरते हुए पीछे हटने लगी। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोली, शैतान हस्बैंड, मैं हमेशा आपके बारे में सोचती हूँ, पर आप मुझे डराते हो। मैंने कहा था मुझे झूला झूलना है, लेकिन आप मुझे वहां नहीं ले जा रहे। मुझे डर लग रहा है। मुझे टोजो के पास जाना है। वो सिकुड़कर दीवार से लग गई। विध्वंस ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रख दिए, जैसे उसे घेर लिया हो। उसके लंबे कंधे तक लहराते बाल आगे झूल रहे थे और उसकी नीली आंखें लगातार आनवी को घूर रही थीं, जैसे उसे निगलने के लिए तैयार हों। अचानक आनवी को अपने प्यारे चूहे टोजो की याद आ गई, तो विध्वंस की जलन और बढ़ गई।
गुस्से से उसने कहा, मेरे अलावा तुम्हें सबकी याद आ रही है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सजा दूं और बादशाह को बुलाकर तुम्हें उसके सामने छोड़ दूं? बादशाह का नाम सुनते ही आनवी का शरीर डर से कांपने लगा। उसे याद आया कि बादशाह एक डरावना शेर था, जिसे देखकर उसकी जान निकल जाती थी। उसके माथे पर पसीना आने लगा। आनवी को इस हालत में देखकर विध्वंस के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने उसके गालों को धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया, मानो उसका डर उसे और मजा दे रहा हो। दूसरी ओर विनाश अपने कमरे में बेड पर पेट के बल लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और उसने शर्ट नहीं पहनी थी। उसकी पीठ पर बना एक डरावना भेड़िए वुल्फ का टैटू बहुत ही डरावना लग रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और शर्ट उठाकर पहनी। बिना किसी भाव के वो कमरे से बाहर निकल गया। उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, जिससे ये पता लगाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर कोई दिखाई नहीं दिया। विनाश ने अपनी बाइक उठाई, हेलमेट पहना और तेज रफ्तार से ड्राइव करने लगा। ये सब ध्वंस खिड़की से देख रहा था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज भेजा। मैसेज भेजते ही कुछ शैडो कमांडो विनाश के पीछे लग गए। दूसरी ओर मिस्टर भास्कर कोको को लेकर एक छोटे से घर के सामने खड़े थे। कोको की गोद में उसका पालतू जानू था, जो वुल्फ था, पर बेचारी को वो डॉग लगता था। मिस्टर भास्कर उदासी से बोले, बेटा, मुझे माफ करना कि मेरी वजह से तुम्हें इस तरह की जिंदगी जीनी पड़ रही है, पर क्या तुम इस घर में रह पाओगी? चिंता मत करो, मैं जल्द ही बहुत पैसे कमा लूंगा और फिर तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर खरीदूंगा। कोको अपने डैडी की यह हालत देखकर बेहद उदास हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोली, डैडी, मुझे ये घर बहुत पसंद है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर कैसा है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कहीं भी रह लूंगी। और वैसे भी ये घर हमारे लिए काफी बड़ा है। हमारा जानू भी तो हमारे साथ होगा ना? ये कहते हुए उसने जानू को गोद में उठाया और उसके बालों को सहलाने लगी। जानू ने खुशी से पूंछ हिला दी। कोको खुशी खुशी अपने डैडी के गले लग गई और दोनों घर के अंदर चले गए। वो घर उतना भी बुरा नहीं था। यह एक मंजिल का छोटा सा घर था, जिसमें 3 कमरे, एक किचन, 2 वॉशरूम, छोटा सा लिविंग रूम और कोको के कमरे से जुड़ा एक छोटा स्टडी रूम था। घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा भी था। कोको को ये घर अपने बाकी घरों से कहीं ज्यादा अच्छा लगा। शावर लेने के बाद वो जानू के साथ छत पर आए। मिस्टर भास्कर उसके लिए कुछ बनाने किचन में चले गए। कोको जानू के साथ खेलते हुए हंस रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे विनाश खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन झलक रहा था। उसकी नजरें कोको पर जमी थी, जैसे वो अपने शिकार को देख रहा हो। कैसी लत लगी है तेरे दीदार की, देखूं तो दिल नहीं भरता और न देखूं तो दिल नहीं लगता। अगर विनाश बेचैन है तो तुम्हें भी खुश रहने का हक नहीं, लिटिल कुकी। विनाश इतना कहने के बाद ठंडी नजरों से कोको को देखने लगा। उसकी नजर एक पल के लिए भी कोको से हटी नहीं थी। हमेशा की तरह उसका चेहरा शांत था, मगर उसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक अजीब सी कशिश और चिंगारी, जिसे समझना नामुमकिन था। कोको को काफी देर से महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो जानू को गोद में उठा लेती है और आसपास देखने लगती है, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आया। जानू अपनी पूंछ हिलाने लगता है तो कोको उसके बालों में हाथ फेरते हुए बेचैन होकर कहती है, जानू, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। क्या तुम्हें कोई दिख रहा है? कोको परेशान होकर इधर उधर देख रही थी, क्योंकि जो भी उसे देख रहा था, उसकी नजरों की कशिश को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जानू की नजर बहुत तेज थी, क्योंकि वो एक जानवर था। उसकी नजरें उस पेड़ की तरफ थीं, जिसके पीछे विनाश छिपा हुआ था। वह आवाज करते हुए अपनी पूंछ हिलाने लगा और कोको की गोद से उतरने की कोशिश करने लगा, मगर कोको उसे पकड़कर डांटते हुए बोली, क्या कर रहे हो? जानू आवाज निकालते हुए कोको की गोद से कूद जाता है और घर के अंदर की तरफ भागने लगता है। कोको एक नजर बाहर की तरफ देखती है, फिर वह भी जानू के पीछे पीछे भाग जाती है। विनाश अभी भी घर की तरफ देख रहा था। लगभग 10 मिनट तक वो वहीं खड़ा रहा। उसके बाद उसने अपना हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट करके तुरंत वहां से निकल गया। उसके जाते ही आसपास छिपे कमांडो बाहर आ गए। उन्होंने विनाश की एक फोटो खींची और तुरंत ध्वंस को भेज दी। शाम हो चुकी थी, लगभग 5:15 बज रहे थे। ध्वंस इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था।
सारा काम खत्म करने के बाद वह अपने लंबे बालों में हाथ फेरते हुए थार में बैठता है और खुद ही ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाता है। कुछ दूरी पर कमांडो उसका पीछा कर रहे थे। ध्वंस सूर्यवंशी महल नहीं गया, बल्कि एक खाई के पास आ गया। कुछ दूरी पर उसने अपनी थार रोक दी। वो जैसे ही बाहर निकला, उसकी नजर विनाश पर पड़ी, जो अपनी बाइक से टेक लगाकर बैठा हुआ था। ध्वंस भी उसके करीब जाकर बाइक के दूसरी तरफ बैठ जाता है। उसने अपना हाथ आगे किया तो विनाश ने बिना एक शब्द कहे सिगरेट उसके हाथ में रख दी और खुद भी एक सिगरेट होठों के बीच दबाकर ढलते हुए सूरज को देखने लगा। वहां बहुत शांति थी। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की और न ही सिगरेट जलाई। ध्वंस ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक ठंडी हवा का झोंका उसके गालों को छूते हुए गुजर गया, जो उसे सुकून दे रहा था। अचानक विनाश ने पूछा, क्या तुमने पता किया ये चाशनी कौन है? ध्वंस अपने लंबे बालों को एक हाथ से पीछे करता है और ठंडी नजरों से उसे घूरते हुए जवाब देता है, आई डोंट नो। ये सुनकर विनाश के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, पर वो कुछ नहीं बोला। दोनों एक दूसरे की खामोशी को अच्छे से समझते थे। लगभग आधा घंटा ऐसे ही बीत जाता है। ध्वंस बाइक से खड़ा होता है और जाने लगता है। तभी विनाश अपने हेलमेट को पहनते हुए शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, अगर नहीं पता है तो पता कर लो। इतना कहने के बाद उसने बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। ध्वंस लगभग 30 सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आईब्रो आपस में जुड़ी हुई थी, जैसे वो विनाश के कहने का मतलब समझ रहा हो, मगर फिर वह भी वहां से चला जाता है। तारानकन सूर्यवंशी महल में अविका आनवी और आर्या के साथ थी। वो दोनों के लिए चाय बनाकर ले गई थी। इस बहाने उसने चाशनी के बारे में पूछने की कोशिश की, मगर आनवी अभी भी उसे चाशनी समझ रही थी, इसलिए उसने काफी चीजें बता दी थी, जिन्हें सुनकर अविका के दिल में दर्द हो रहा था। वो जब अपने इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो तुरंत वहां से चली गई। काफी देर तक वह गेट के पास खड़ी होकर ध्वंस के आने का इंतजार करती रही, पर 6 बज चुके थे और ध्वंस अभी भी नहीं आया था। अविका बुझे हुए मन से गार्डन के पास चली गई और वहीं रखी बेंच पर बैठ गई। काफी देर तक वह सामने की तरफ देखती रही, फिर आसमान की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और धीरे धीरे उनमें आंसू आ गए थे। अविका ने अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, स्वामी, और आंसू की एक बूंद उसके गालों पर लुढ़क गई। वो वहीं बैठकर रोने लगी। ठीक उसी वक्त ध्वंस और विनाश महल में आ जाते हैं। दोनों ने अविका को नहीं देखा और सीधे अंदर चले गए। ध्वंस अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लेता है। उसने वॉच टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहना था और अपने आधे बाल बांध रखे थे। उसकी नीली आंखें हमेशा की तरह गहरी थीं। पूरे कमरे में नजर डालने के बाद भी जब उसे अविका नहीं दिखी तो वह कमरे से बाहर आ गया। वो अविका को ढूंढने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखते ही वो तुरंत स्टडी रूम की ओर चला गया। स्टडी रूम में पहुंचकर ध्वंस अपने लेदर की कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठ गया और कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, डी, आपने जिस चाशनी के बारे में पता करने के लिए कहा था, मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है। वो परिहार फैमिली से ताल्लुक रखती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है, जबकि कई लोग मानते हैं कि चाशनी परिहार परिवार के दुश्मनों की बेटी है। ये सुनते ही ध्वंस की भौहें तन गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा, ताकि दूसरी तरफ से फिर से आवाज आए, डी, मैं सूर्यवंशी महल के बाहर हूँ। मेरे पास चाशनी की एक फोटो है, लेकिन ये तब की है जब वह केवल 1 साल की थी। इसके साथ ही मेरे पास कुछ और जानकारी है, जिसे परिहार फैमिली ने छुपाने की बहुत कोशिश की है, मगर मैंने वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है। ये सुनकर ध्वंस ने कुछ सोचा और कहा, स्टडी रूम में आओ। उसने कॉल कट कर दी। कुछ देर बाद स्टडी रूम की खिड़की से एक परछाई अंदर आई। स्टडी रूम में डिम लाइट जल रही थी, इसलिए वह आदमी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उसने एक फाइल ध्वंस को दी और बिना कोई आवाज किए तुरंत वहां से चला गया, जैसे वह कभी आया ही ना हो। ध्वंस काफी क्यूरियस था ये जानने के लिए कि आखिर चाशनी है कौन। उसने फाइल उठाई और धीरे धीरे उसे पढ़ना शुरू किया। साथ ही उसे एक फोटो मिली, जिसमें 1 साल की प्यारी सी बच्ची थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी खुश कर सकती थीं। ध्वंस लगातार उसे देखता रहा। अचानक उसके फोन में आए मैसेज ने उसका ध्यान भंग किया। उसने फोटो और फाइल को ड्रॉ में रखा और तुरंत फोन लेकर बाहर चला गया। रात के 8 बजे बज चुके थे। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग मौजूद थे। अविका का ध्यान कहीं और था, मगर किसी ने भी यह नोटिस नहीं किया। डिनर के बाद ध्वंस और विनाश अपने अपने कमरे की ओर जा रहे थे।
और उनके पीछे अविका भी थी, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। विनाश ने अचानक पूछा, क्या तुमने चाशनी के बारे में कुछ पता किया? ध्वंस ने सिर हिलाकर हामी भरी, तो विनाश दूसरी तरफ अपने रूम की ओर चला गया। ध्वंस अपने रूम की तरफ जाने लगा, मगर अविका वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई। एक बार फिर चाशनी का नाम सुनकर उसके इमोशंस बेकाबू होने लगे। उसने अपने होठों को दबाते हुए खुद से कहा, स्वामी ने चाशनी के बारे में पता किया। वह चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। अविका खुद को रोक नहीं सकी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगने लगा कि ध्वंस के दिल में चाशनी के लिए एक खास जगह है, जबकि उसके लिए ध्वंस के दिल में कुछ भी नहीं है। अविका खुद को शांत करती हुई दबे कदमों से कमरे के अंदर आ जाती है। ध्वंस उस वक्त एक बुक पढ़ रहा था। अविका ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो वार्डरोब से एक नाइटी निकालती है और वॉशरूम में जाकर चेंज कर लेती है। जब वह वापस रूम में आई, तो उसने देखा कि ध्वंस अब भी बुक पढ़ रहा है। अविका चुपचाप सोफे पर जाकर लेट गई, मगर उसने अपनी पीठ ध्वंस की तरफ कर ली। पूरे रूम में शांति थी। ध्वंस अविका के आते ही साइड हो गया था ताकि अविका लेट सके, मगर अचानक से अविका को सोफे पर लेटता देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई थी। ध्वंस ने बुक पर अपनी पकड़ कसते हुए आराम से कहा, स्वामिनी, क्या मैंने तुम्हें बेड पर सोने की परमिशन नहीं दी थी? फिर तुम सोफे पर क्यों लेटी हो? इधर आओ। मगर अविका ने रिएक्ट नहीं किया। ध्वंस को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसकी बात ना माने। जब काफी देर बाद भी अविका उसके पास नहीं आए, तो इस बार उसने अपनी आवाज ऊंची करके कहा, स्वामिनी, कम हियर। लेकिन तब भी अविका ने रिएक्ट नहीं किया। ध्वंस का पेशेंस जवाब दे रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका गुस्सा बढ़ने लगा था। उसने गुस्से में कहा, मैंने कहा, इधर आओ। अविका डर गई थी क्योंकि वह सो नहीं रही थी। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाए और कांपती आवाज में बोली, नहीं, मैं यहीं सोऊंगी। ये सुनते ही ध्वंस का बचा हुआ पेशेंस भी टूट गया। उसने जो बुक अपने हाथ में पकड़ी थी, उसे उठाकर सोफे के सामने रखी कांच की टेबल पर जोर से फेंक दिया। इतनी ताकत से उसने फेंका था कि टेबल टूटकर बिखर गई। अविका की एक जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। आह, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।